नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सोशल स्टडी यानी कि सीटेट पेपर 2 जो कि 6 to 8 सोशल स्टडी का एग्जामिनेशन है, उसको हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा। कल की वीडियो मैंने आपको 2021 के पेपर को सॉल्व कराया, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरा जो नोट्स है छोटा सा ही है, लेकिन कितना आपके लिए कारगर है या आपके लिए कितना किफ़ायती है। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा 2019 का है, यानी कि जो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हुआ था 2019 में, उसके प्रश्न पत्र को हम देखेंगे तथा बनने वाले प्रश्नों को हम समझेंगे। देखिए, प्रयास करेंगे कि आपको कम समय में ही अच्छे से क्वेश्चन को समझा दें, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे ऐसा या ऐसा लॉजिक दे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को करके निकल जाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है तो कुल मिला के 28-29 वीडियो है, आधे घंटे की, यानी कि 14-15 घंटे में आप एक दिन में 4-4-5 वीडियो देख करके अच्छे से उसको कवर कर लीजिए, ताकि आपको ये जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ से आपको आसानी पड़े और आराम से आप सब क्वेश्चन को कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोथ पर्वत है। देखिए, भ्रंशोथ पर्वत के कहने का मतलब ये होता है ना, अगर दो नदी बह रही है, इस नदी के बीच में इस नदी के बीच के आसपास कोई अगर पर्वत घाटी आपको मिलती है तो उसको हम बोलते हैं भ्रंशोथ पर्वत। भ्रंशोथ पर्वत यानी कि नदी घाटी के आसपास जो पर्वत है उसको हम कहते हैं भ्रंशोथ पर्वत। जैसे हमारे यहाँ विंध्य पहाड़ी है, और इसमें हम बात करें तो ये जो वास सेज पर्वत है, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रंशोथ पर्वत, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं ब्लाक पर्वत। ठीक है, ब्लाक मतलब रोकने वाला, नदी के पानी को जो रोकता हो या रोकने का प्रयास करता हो उसको हम कहते हैं भ्रंशोथ पर्वत या वास सेज पर्वत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पहला कथन देखिए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करती है, और इतने ही दिनों में या इतने ही समय में वह अपने अक्ष पे घूम जाती है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर जो है लगभग 27 दिन में लगा लेती है, और देखिए देखिए इसका ये जो ऐसे से घूमती है वो भी 27 दिन में, और जो अपने अक्ष पे ऐसे से घूमती है, अक्ष पे घूमने का मतलब ये है एक लट्टू आप जो नचाते हैं, जो वैसे घूमती है वो भी 27 दिन में ही पूरा करती है। इस कारण हम चंद्रमा का केवल आधा भाग देख पाते हैं, आधा भाग हम कभी नहीं देख पाते। ये मैंने आपको स्पष्ट बताया था। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, और कारण ए का जो है वो बी सही तरह से व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि कूट वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो। क्या बोल रहा है, कायांतरित यानी कि रूपांतरित शैल के बारे में ए बी सी दिया गया है, उस पर विचार कीजिए, सही विकल्प बताइए। पहला नंबर, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप दाब के प्रभाव में कायांतरित शैल में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि आग्नेय शैल पहले बदलती है अवसादी में, अवसादी से फिर कायांतरित में। ठीक है, अगला लिख रहा है, तो पहला नंबर सही है। फिर लिख रहा है कि कायांतरित शैल उच्च ताप दाब के प्रभाव में पिघलकर मैग्मा बनाती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि चट्टानें ही पिघल करके बाद में मैग्मा बन जाती हैं। लास्ट में संगमरमर कायांतरित चट्टान है, बिल्कुल कायांतरित चट्टान है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ए बी एंड सी आर द करेक्ट। तो इसमें जो थर्ड नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो अब थ्योरी अगर आपने कंठस्थ की है तो आपका कोई ऑप्शन गलत नहीं होगा, सारे सारे क्वेश्चन हम उड़ा देंगे। ये देखिए, कल की वीडियो में भी आया था, आज भी आया है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पे उल्का पिंड किस में जलते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में, हवाई जहाज का उड़ना संताप मंडल में, उल्का पिंड का जलना होता है मध्य मंडल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन है तो हमें फटाफट करके आगे बढ़ना होता है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऋतु प्रवास, प्रवास का मतलब पहले समझिए, मैंने आपको सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था, प्रवास का मतलब होता है आना जाना। तो यहाँ पे लिखा है लोगों का आवागमन, बिल्कुल सही है, लोगों का आवागमन। जैसे हमारे देश में कितने लोग आए कितने लोग गए, इसका जो लेखा जोखा होता है उसको हम कहते हैं प्रवास। तो हमको ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है। स्थानीय पवनों के संबंध में कथन ए
और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थानीय पर्वत पर जो हवाओं का बहना होता है उस पर हमें विचार करना है और इसका जो सही उत्तर क्या होगा उस पर हमें चर्चा करके या विचार करके हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। अगर आप देखें तो लिखा है ए नंबर, ये पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। बी नंबर लिखा है पश्चिम और पूर्वी पौने इनके उदाहरण है। बात को समझिएगा, जो स्थानीय पवन है, स्थानीय जो हवा है, बिल्कुल सही बात है, ये पूरा साल भर बहते रहते हैं और हवा कभी पश्चिम से पूरब कभी पूरब से पश्चिम, हम लोग जिसको कहते हैं पूर्वा हवा और पछुआ हवा, कभी उत्तरैया दक्षिणैया नहीं कहते, हमेशा हम लोग पूर्वा हवा और पश्चिमी हवा ही कहते हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी करेक्ट है। ठीक है, कुछ आप दिमाग लगाएंगे तो भी आपका आंसर सही से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। देखिए कंपोस और लानोस तो हमको सिलेबस में नहीं आया था, बट हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, देखिए ब्राजील जो शहर है, मैंने आपको बताया था ब्राजील शहर कहाँ है, अमेजन नदी घाटी के आसपास। और अमेजन नदी घाटी कहाँ है, भूमध्य रेखा के आसपास। और भूमध्य रेखा के आसपास कौन सा मौसम होता है, उष्ण। तो जहाँ पे उष्ण ऑप्शन होगा आप धड़ाक से मार दीजिए, उष्ण कटिबंधी घास के मैदान है। ठीक है, उष्ण कटिबंधी मतलब गर्मी वाला माहौल। तो गर्मी वाले घास के स्थल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील के कंपोस घास और ब्राजील का जो लानोस घास है, दोनों के दोनों उष्ण कटिबंधी घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 38 लिख रहा है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पे विचार कीजिए, सही विकल्प बताइए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, बिल्कुल गलत। मैंने आपको जब मौसम और जलवायु बताया था तो मैंने आपको बताया था मौसम जो होता है वो प्रतिदिन बदलता है, जैसे कभी ठंडी है कभी बरसात है, दिन में पानी बरस गया ठंडा हो गया, तो मौसम जो है वो लगातार बदलता है। लेकिन जलवायु नहीं बदलती, जलवायु 3-3 4-4 महीने बाद बदलती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। किसी स्थान की जलवायु जो है वो ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, यानी कि अगर हम इस पर जरा गौर करें तो हमारा जो ऑप्शन है, अच्छा इस एक मिनट, इसमें देखिए ये भी लिखा है कि सिर्फ, थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत कर दिया, क्योंकि जलवायु जो है वो तापमान पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात को समझिएगा, जलवायु जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और बी दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिख रहा है, देखिए ईंधन के बारे में लिख रहा है, नीचे दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों का चयन करें। यह एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, मैंने कल आपको बताया था पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी कि अनवीकरणीय वाला जो खत्म हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब तेल धरातल पर लाया जाता है। देखिए मोम का संबंध तेल से नहीं है, भूतापी का तेल से नहीं है, बायोगैस का तेल से नहीं है, तेल का संबंध केवल सीएनजी से है। और सीएनजी ही एक पारंपरिक स्रोत गैस है जिसका सीमित भंडार है और आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको हम अच्छे से इस्तेमाल करें। तो सीएनजी यानी कि प्राकृतिक गैस ही पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, साथ ही साथ परिष्कृत तेल एलपीजी वगैरह का जब हम निष्कर्षण करेंगे तो हमें ये गैस प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, भारत का शोध संस्थान मैत्री, जब मैंने आपको महाद्वीपों के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मैत्री और भारती दो शोध संस्थान है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में बनाए गए हैं, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, वहां पे केवल शोध किया जाता है। तो भारती और मैत्री ये जो शोध संस्थान है वो कहाँ बनाए गए हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि हमको गलत वाला ढूंढना है। खनिज ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए खनिज जो है वो हम बना नहीं सकते, वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन हमको ढूंढना है गलत वाला। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सही हो गया। निश्चित रूप से रासायनिक, बिल्कुल सही, ये भी सही है। विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में, ये भी सही है। सभी खनिज अधात्विक, ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्यों? क्योंकि खनिज धात्विक भी होते हैं अधात्विक भी होते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है कि केवल अधात्विक होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 42 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिख रहा है, मिलान कीजिए। चलिए भैया हम मिलान कराते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा बात को। कह रहा है कि नर्मदा घाटी
अगर आपको याद होगा, मैंने पहली ही वीडियो में आपको बताया था कि नर्मदा घाटी में हमें अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? पुराने लोगों के। और कैसे अवशेष? जानवरों की हड्डियां वगैरह मिली है, पत्थर के औजार मिले हैं, यानी कि आखेट के हमें अवशेष मिले हैं। बात करें हम वज्जी की, वज्जी की बात करें तो आरंभिक गणतंत्र है, मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे शुरू शुरू में गणतंत्र की स्थापना होती है। तो अब हम देखें तो ए का हमें मिल रहा है सेकंड में और बी का मिल रहा है फर्स्ट में। तो अगर आप ध्यान दें ऑप्शन नंबर थर्ड, और आपको मिलान करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए, यहाँ ए का देखिए सेकंड में मैच कर रहा है और बी का फर्स्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है, मिलाना चाहे तो आप मिला लीजिएगा। जो गारो पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ियां से हमको कृषि के स्रोत मिले हैं। मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ में मिला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो आपने वीडियो नहीं देखा है, जरूर वीडियो देखिएगा, आपके लिए सब हलवा हो जाएगा। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर सॉल्व तभी होगा जब आपकी समझ मजबूत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए गए दो कथन हैं भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। मतलब जो तिथि निर्धारित हुई है और जो समय, उसके विषय में जो नीचे दो बताए गए हैं, उसको हम समझते हैं क्या ये सही है कि गलत है। इतिहास की बात लिख रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो बिल्कुल गलत है। हिंदू शासन, मुस्लिम शासन, बिल्कुल हम मानते हैं कि इतिहास का कालाक्रम पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम आए, फिर अंग्रेज आए, लेकिन उसके पहले जो आदिवासी थे उसकी चर्चा हम कैसे करेंगे? तो ऑप्शन नंबर एक गलत है। आगे लिख रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाखों वर्ष पूर्व क्या हुआ था हमको क्या पता। तो हम केवल एक अनुमान लेके चलते हैं। एक्चुअल विभाजन वाकई कठिन है, तो इसमें जो ए वाला है वो गलत है और बी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि लास्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें जो व्याख्या व्याख्या वाला दो ऑप्शन दिया है, आप एक बात बताइए, कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कहाँ लंबे समय की बात कर रहा है? तो व्याख्या का तो कोई संदर्भ ही नहीं रह गया। व्याख्या तो तब होता ना अगर ये हिंदू मुस्लिम लिखने के बाद यहाँ लिख देता कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, तो कुछ समझ में आता। यहाँ तो कुछ समझ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, मतलब जूम ऑफ कर देते हैं। देखिए, लिखा है नीचे दिए गए कथन में 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय कला के संदर्भ में है, इसको हमें बताना है। क्या लिखा है? कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए या अंग्रेजी भाषा के लोगों ने नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। राष्ट्रवादी विचारों और अव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। जरा आप क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ए नंबर ऑप्शन, कि कई चित्रों में यह दर्शाया गया है कि जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे? भारतीयों का मजाक उड़ाते थे, और वो कहते थे कि जो औरतें जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उसके लिए वो लोग मजाक करते थे। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ भारतीयों को कहा जाता था कि आप घर पर रहिए, काम करिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करें तो राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो ये मानते थे कि अंग्रेज हमारी सत्ता को नष्ट कर रहे हैं, हम अपने जो भी हमारे नियम कानून है हम बना के रखेंगे। आपको याद होगा जब मैंने आपको सती प्रथा बताई थी, तो भारतीय चाहते थे कि सती प्रथा का अंत ना हो, ये हमारा नियम कानून है, लेकिन अंग्रेजों ने उसको बंद किया। तो भारतीयों को लगता था कि हमारे छवियों का गलत इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही होती है। ठीक है, आगे, भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत है। आरंभिक मानव यानी कि पुराने काल का जो मानव था उसका स्रोत का एक समझ हमें बनानी है या स्रोत को देखना है। तो आप जरा रिकैप पे जाइए। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ा स्रोत और सबसे ज्यादा स्रोत कहाँ मिले थे? मध्य प्रदेश की गुफाओं में जो चित्रकला बनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश की चित्रकला शैली। ब्रिटिश काल में बच्चों को कैसे पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि पुराने जो भारतीय लोग थे वो किसी पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते थे, और बच्चों की पढ़ाई इस प्रकार होती थी कि जब उनको खेतों में काम करना होता था उस समय छुट्टी हो जाती थी,
फिर बच्चे आके पढ़ते थे और पूरे साल पढ़ाई होती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड नंबर, साल भर पढ़ाई होती थी लेकिन फसल की कटाई के समय पढ़ाई को रोक दिया जाता था। 47 नीचे दिए गए कथन पे विचार करिए। क्या विचार करें भैया? पहला, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखने लगे थे। और अगली बात यह है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। जरा बात को समझिए, कहना क्या चाहता है। बिल्कुल 18वीं शताब्दी में चूंकि यूरोप के लोग यानी अंग्रेज लोग बहुत सारे देशों पर शासन करते थे, तो उनको लगता था कि हम ही राष्ट्र राज्य, हम सबसे जबरदस्त हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब जगह जगह लोगों की क्रांति होने लगी, लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन करने लगे। लोगों ने कहा कि हमारी समस्या, हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो भाषा शैली है वो बिल्कुल हमारी है। तो सवाल को समझिएगा, लिख रहा है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, जैसे हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है और दोनों व्याख्या भी बिल्कुल सही करते हैं। यूरोप लोग चाहते थे कि हम कब्जा कर लें, बट ऐसा नहीं हुआ। बीसीई का तात्पर्य है, देखिए समय जो होता है बीसीई, मैंने आपको बताया था बीसीई मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले वाला समय, ठीक है। तो बिफोर कॉमन एरा ये क्या है आपका? बिफोर कॉमन एरा, जीसस क्राइस्ट के पहले का समय। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब 0 ईस्वी की स्टार्ट हुई, उसके पहले का जो समय है उसको हम बीसी बोलते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी, उसके पहले का जो समय है उसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट एरा। और उसके बाद को एडी, आफ्टर डेथ, ठीक है। हम आज यहाँ कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? अच्छा एक बात बताइएगा, अगर शुतुरमुर्ग होंगे तो हम कैसे बताएंगे? चारों के चारों ऑप्शन देखे बगैर हम आपको जरा ट्रिक बताते हैं। बात को समझिएगा, अगर कहीं पे अंडा उंडा मिल जाए, हड्डी उड्डी मिल जाए, शुतुरमुर्ग का दांत मिल जाए, हम जान जाएंगे कि बहुत पहले के जमाने में रहते थे। तो जरा सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, लिखा है कि महाराष्ट्र के पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र वाला, सेकंड नंबर। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए क्या हुआ था, एग्जैक्ट कुछ रीजन नहीं था, लेकिन ये माना गया कि पहला ऑप्शन देखिए, ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण हो गया। हड़प्पा सभ्यता जब विकसित हुई थी उस समय और कोई राजा थे ही नहीं, पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता ही थी। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये हो सकता है कि हो सकता हो भूकंप आ गया हो, कोई कारण हो जिससे जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये सही लग सकता है। सभ्यता बाढ़ से डूब गई होगी, एनसीईआरटी में सीधा डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि हाँ हो सकता है बाढ़ में डूब गई हो। एंड द लास्ट वन, नदियां सूख गई होंगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, अधिकतर नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो हो सकता हो नदियों में पानी कम हो गया हो, अकाल उकाल पड़ा हो, तो भी यह सभ्यता का नष्ट हो गया हो। तो ऑप्शन बी सी डी इज अ राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखिए क्या लिख रहा है, महायान बौद्ध के अंतर्गत क्या आता था? देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का टूटा या बौद्ध धर्म जब इन दो सभ्यताओं में अलग हुआ तो दो घटनाएं घटी। पहली बात, एक महायान और हीनयान। हीनयान वाले वो लोग थे जो चाहते थे कि जो स्वामी जी ने, जो बुद्ध ने आदर्श हमको सिखाए हैं, जो हमको ज्ञान दिए हैं, उसी आधार पे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन महायान वाले लोगों को लगने लगा कि हम बुद्ध जी की पूजा करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि महायान के लोगों ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनानी प्रारंभ कर दी। तो महायान का जो सही रीजन है, प्रतिमाएं वो लोग बनाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? यानी कि जब खिलजी वंश और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पे चल रहा था तो उसमें सही चीज क्या थी? मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक दोनों ने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ा लिया था, इतना बड़ा कर लिया था कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जैसे जैसे इनका साम्राज्य आगे बढ़ता गया, क्या हुआ कि देखिए सुल्तानों के अधिकार में तो बिल्कुल था, दिल्ली तो भैया अधिकार में थी ही, गंगा मैदानी का इलाका भी ये लोग कब्जे में लिए थे क्योंकि उपजाऊ भूमि थी। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे दिल्ली में आप बैठे हैं
और बंगाल में कोई उपद्रव मचा दिया, मारपीट कर दिया, मछली खा के भांग पी करके, तो वहां से कंट्रोल करना बिल्कुल कठिन था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हमारी भारत की जनता भी थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? तो आप जरा ध्यान रखिए, गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। लिख रहा है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। सही बात है, उन्होंने जानकारी दी थी लेकिन बहुत कम जानकारी थी, ये तो बात सही है, हमको गलत ढूंढना है। अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, बिल्कुल गलत बात है। जो जनजाति समूह था उन्होंने कोई दस्तावेज रखे ही नहीं है, अगर वो दस्तावेज रखे होते तब तो काम ही हो जाता। अगला ऑप्शन अगर आप पढ़ें, लिखा है कि जनजाति के लोगों ने अपने रीति रिवाजों को संरक्षित किया, बिल्कुल किया। जनजाति समाज अपने विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थी, बिल्कुल थी। मैंने आपको बताया था कि जनजाति समाज लोग अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को बदल बदल के इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे के काम में आते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न लिखा है 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर नियंत्रण स्थापित किया या समेकित किया? ये भी मैंने आपको बताया था कि जब 1857 की क्रांति हुई, जब ब्रिटिश शासन को लग गया कि इतनी भयंकर क्रांति हो रही है, तो उनकी महारानी विक्टोरिया ने आदेश पारित किया 1858 में भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत का अब शासन हम लोग करेंगे, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश शासन, कंपनी की सत्ता को हटा करके उसने पूरा का पूरा शासन अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ये चला गया, ठीक है। देखिए अगला लिख रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यानी कि लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, बिल्कुल सही बात है, हम लोग वोट देते हैं और चुनाव से चुनते हैं लोगों को, तो पहला तो सही है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है, हम ही लोग तो निर्णय करते हैं वोट दे करके। जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, बिल्कुल गलत है। देखिए यही गलत है, हम लोग प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को करते हैं और अपने नेता को चुनते हैं। जैसे अब कौन किसको वोट कर रहा है, कोई क्या देख रहा है क्या? वो तो जिस दिन रिजल्ट आता है तब समझ में आता है कि हाँ जनता ने इनको चुना है। तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को कराते हैं, जीतते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। भारत को किसका छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख को। मैंने आपको अभी उस दिन बताया था, लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान भी है, ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? जरा आप ध्यान दीजिए, अपील मतलब क्या? मैंने आपको बताया था कि जब हमने आपको न्यायालय या कोर्ट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कोर्ट तीन तरह के होते हैं, एक सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप में केस सिविल कोर्ट में लड़ रहा है, आप हार गए, आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है, गलत न्याय हुआ है, तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। वहां भी गलत हुआ तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अर्थात निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान क्लियर कट रूप से लिखा गया है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? अगर भारत के निचले हिस्से की बात करें तो यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, इसका कौन सा भाग नहीं है? जरा आप ध्यान दें प्रायद्वीपीय पठार को, तो मैंने इसमें पहला जो ऑप्शन लिखा है उत्तर मैदान के दक्षिण में है, बिल्कुल दक्षिण में है। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? दक्षिण में है, तो ये तो सही हो गया, हमको ढूंढना नहीं वाला। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही बात है, यहीं पे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो ये भी सही है। यहाँ कोयला और लौह अयस्क की खनिजों की प्राचुरता है, ये भी सही है, यहाँ पे खनिज भी है। तो लास्ट नंबर ऑप्शन जो है वही गलत है। इस पठार में पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं, नहीं नहीं, पूरब की ओर बहती है नदियां, इधर से इधर बहती हैं, ठीक है, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? क्या सही है भाई, देखते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, नहीं, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर, बिल्कुल सही बात है, याद करिए मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप इतना भयंकर महाद्वीप है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों की तीनों इस महाद्वीप से गुजरती है।
पूरे सातों महाद्वीप में एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, जिस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये मैंने आपको स्पष्ट क्लास में बताया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु यानी कि ठंडी में वर्षा होती है। जरा बात को समझिएगा। अगर हम वर्षा की बात करें, देखिए भारत का ये वह निचला हिस्सा, यहाँ से मानसून यहाँ जाता है और फिर यहाँ जाता है, लेकिन ठंडी के समय यही मानसून वापस आता है। यही जरा आप अब इस डायरेक्शन को आप क्लियर करिए, इस डायरेक्शन क्लियर करिए। यहाँ क्या है? यहाँ है बंगाल की खाड़ी। तो जो मानसून है, जो वर्षा वाला है, जमीन से लौटता है यानी कि स्थल से लौटता है और बंगाल की खाड़ी से होके जाता है। तो इसका अगर आप राइट आंसर देखें, अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए लिखा है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यही जब भारत की जो ये है, जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब इधर आती है तो वो डिसाइड करती है कि ठंडी में वर्षा होती है तमिलनाडु में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। लौटता हुआ मानसून भी इसको हम कहते हैं। जन स्वास्थ्य के बारे में कोटा रिका उपागम किसे कहा गया? देखिए जन स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, कोटा रिका की बात करें, कोटा रिका मतलब पैसा, स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा बचाया गया है। तो इसमें सेकंड नंबर जो है, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज्यादा खर्च करना ही क्या है? कोस्टा रिका उपागम। ठीक है, थोड़ा नया शब्द है, ध्यान रखिएगा। 62 नंबर, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन शोषण उत्पीड़न से बचाने के लिए किया था। देखिए जैसे 1997 नया क्वेश्चन है, 1997 में ये नियम आया था कि जैसे होता नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब ऑफर के लिए महिलाओं का शोषण किया जाता है या उनको सेक्सुअल हरासमेंट के लिए मजबूर किया जाता है। तो अगर ऐसे मामला सामने आते हैं तो वो महिला या संबंधित व्यक्ति कोर्ट में केस कर सकता है, तथा साथ ही साथ उस व्यक्ति पे बहुत जबरदस्त केस चलेगा और हो सकता है उसकी कंपनी भी सीज हो जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कार्यस्थल पर, यानी कि वर्क प्लेस पे अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आप केस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राज्यपाल की नियुक्ति करते? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति तो जनरली करते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन राष्ट्रपति महोदय भी संसद के लोगों के या लोक सहमत के अनुसार करते हैं, और संसद के सदस्य द्वारा नहीं, संसद को कंप्लीट रूप से हम कहते हैं केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार की सहमति से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, यानी कि कौन गांव में नहीं जाता? पटवारी मतलब मैंने आपको बताया था लेखपाल गांव में जाते हैं, भूमि अधिकारी ये भी जाते हैं, लेखपाल भी जाते हैं। तो लास्ट में कौन बचा भैया? नगर निगम वाला। तो नगर निगम वाले ये गांव में नहीं जाते, ये नगर में रहते हैं। ठीक है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु के निर्देश क्या थे? देखिए ये मैंने आपको समझाया था, बट मैंने आपको नाम नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 में ये बताया गया था, अगर पुलिस आपको किसी कारणवश गिरफ्तार करती है तो पुलिस को 24 घंटे में आपको न्यायालय के समक्ष ले जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि साहब, जज साहब, मैंने इनको इसलिए गिरफ्तार किया है, मैंने इनको इतना मारा पीटा नहीं है, मैंने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। यानी कि तमाम प्रकार के नियम कानून जो है वो डीके बासु द्वारा बनाए गए थे। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है, गिरफ्तारी और नजरबंदी के समय पूछताछ जो पुलिस करती है वो यही नियम है डीके बासु वाला। ठीक है, वन अधिकार कानून, मैंने आपको बताया था कि आदिवासी या एकदम दबे कुचले वाले लोग जो जंगलों में रहते थे, यानी कि एसटी, देखिए क्या होता है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। एसटी जो है सबसे नीचे तबके के लोग हैं, इनके लिए ही जंगल अधिकार कानून पारित किया गया था 2006 में, लागू हुआ था 2007 में। तो हमसे पूछा है कि किसके अधिकारों को स्वीकारता है, तो अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय स्रोत मतलब जैसे कि उसकी कॉर्बन कॉपी, भारत के संविधान का कॉर्बन कॉपी है नहीं। जनगणना रिपोर्ट 2011 अगर रिपोर्ट है तो मतलब फर्स्ट कॉपी। जन्म और मृत्यु दर का पंजीकरण रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कह रहा है कि उसका विवरण, पंजीकरण रिकॉर्ड मतलब जो इसमें पंजीकृत किया गया है, फर्स्ट कॉपी।
हमारे अतीत फर्स्ट, कक्षा 6 की एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक। बिल्कुल, देखिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक भी बनी होगी कहीं ना कहीं से लेकर के कहीं ना कहीं साक्ष्यों को लेते हुए। तो ये क्या है, सेकेंडरी रिसोर्स है इतिहास को जानने के बारे में। ठीक है, देखिए हम आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे मानते हैं, बट हमारा उद्देश्य ये है कि आप समझ भी जाए चीज़ों को और अच्छे से क्लियर भी रहिए। देखिए माइंड एकदम क्लियर करके फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया है दिमाग खराब करने वाला, लेकिन टेंशन ना लीजिए। वाई फियर व्हेन आई एम हियर, फियर एकदम ना होइए, आराम से क्वेश्चन समझिए और हल्के हल्के से आप हल्के हाथों से इसको निपटाते जाइए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधाएं के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत सिद्धार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर, दक्षताओं के परीक्षण पर जोर, रूप में बदलाव, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया लेकिन हवा नहीं लगा। अब बात को फिर समझिए, कह रहा है कि जो परीक्षा होती है वो केवल एक कृत्रिम परिस्थितियां है, इसका व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अच्छे से अच्छे टॉपर लड़का भी व्यवहार में उत्तम हो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड नंबर, स्मृति परीक्षण से दूर, दक्षताओं के परीक्षा पर जोर देकर बदलाव सामाजिक विज्ञान के कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ये भी सही है। ठीक है, अगर आप ज्ञान देने के बाद में याद कराने की अपेक्षा अगर आप दूरदर्शी बनाते हो, कल्पनाशील बनाते हो, तो तनाव को कम करेगा और आदमी रिलैक्स महसूस करेगा। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, आंसर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ नहीं आता, लेकिन ऑप्शंस के आप गौर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए अगर कोई सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच को संबंध को बोध कराना। बिल्कुल सही है, बोध तो आपको करवाना ही है, याद नहीं करवाना है और निर्णयों को स्वीकार नहीं करना है। बोध करवाने का मतलब ये है समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, इस चीज को डेवलप करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए आकलन का क्या उद्देश्य हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाइए। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो तो आकलन का उद्देश्य क्या होगा। जनरली बात, आकलन का मतलब ये होगा कि जो हमने बच्चों को ज्ञान दिया है क्या वो उसको सीख पा रहे हैं या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसे पाने के लिए वो प्रयासरत रहें। ठीक है, यानी कि जब भी हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाएं, मानक मतलब होता है जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा सिस्टम है या जो हमारी शैली है, जो हमें उनको बताना है क्या वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं और याद करने सीखने के लिए तत्पर हैं कि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ नंबर। क्योंकि बाकी देखिए इसमें याद करने की बात कहा है तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इसमें वर्गीकृत गलत हो जाएगा, विभेद तो नहीं बताना ये भी गलत हो जाएगा। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। 71, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि फिल्म जो है उसको हम सामाजिक शिक्षण के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, फिल्मों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। तो ये भी सही है। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। ये भी सही है। देखिए और लास्ट है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से ना 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 देखिए फिल्में जरूरी थोड़ी है एक ही टाइप का ज्ञान दें। कुछ फिल्मों में रिश्तों की अहमियत बताई जाती है, कुछ फिल्मों में क्राइम के बारे में बताया जाता है, कुछ फिल्मों में पैट्रियोटिक देशभक्ति के बारे में बताया जाता है। तो फिल्मों का उद्देश्य ही है कि मल्टीपल विकास हो, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरीके से विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला तो गलत था। 72 नंबर क्या लिख रहा है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी कि मानचित्र अगर आप प्रयोग करना चाहते हो कौन सही है। पहला नंबर, मानचित्र एक सामाजिक और राजनीतिक निमित्त है। बिल्कुल सही बात है, मानचित्र के हिसाब से आप सामाजिक यानी कि कौन सी देश की सभ्यता कहाँ है और कौन सा देश कहाँ है ये आप जान सकते हैं। ठीक है, अगला है, चीर काल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, उत्तर में ऊपर ये गलत है।
मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है? नहीं, 2 आयामी साधन है। ठीक है, मानचित्र मतलब नक्शा जो है वो 3D नहीं 2D फिगर है। शिक्षार्थियों में समय की नहीं, समय की अवधारणा थोड़ी कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, यानी कि अधिगम को हम चाहते हैं कि बच्चों के जीवन से जोड़ दे, तो हमें क्या करना चाहिए? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर अलग अलग संस्कृति को आप जोड़ेंगे तो बच्चा संस्कृति से जुड़ेगा तथा समाज के बारे में अच्छे से वो सीखेगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा मत देखिए कि कोई बच्चा अमीर है गरीब है तो उस हिसाब से पढ़ाएंगे, तो बी वाला गलत है। सी की बात करें तो अपने उदाहरण और अनुभवों को साझा करने का मौका दे। बिल्कुल सही, ए और सी सही है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर। ठीक है। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वंशावली मतलब केकरे बाबू बाद केकरे बेटवा आया, कौन बच्चा आया। ये चार्ट का प्रयोग हम क्यों करते हैं? देखिए, या किन किन कारणों से हम करते हैं उसका हमें चयन करना है। पहला, किसी सम्राट या वंश या वर्धन के विकास को चित्रित करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। कब कौन सी घटना हुई। एक कालाक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों का स्थान नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम में अनुकूल करना चाहिए? यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा कोई है जो देखने में असक्षम है, तो किस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं? देखिए, पहला नंबर, यथोचित विराम, पुनरावृत्ति के साथ साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाजें बोलना। बिल्कुल सही बात। देखिए, अगर कोई बच्चा नहीं देख पा रहा है तो आप प्रयास करिए कि आप आराम से रुक रुक के अच्छे से बच्चे को पढ़ाएं। तो पहला नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्र का प्रयोग, ये भी सही है। मौखिक संकेत, नहीं नहीं नहीं, आप मौखिक संकेत देखो, देख तो पा नहीं रहा है और आप कहें बेटा इधर देखो, देखो यहाँ अवसर शब्द लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन बात को समझिए। एक ऐसा बच्चा जो कम देख पा रहा है, तो मौखिक रूप से अगर आप उसको बताएंगे तो सही तो है, ऐसा नहीं है, बट लिख रहा है ना कि कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, तो ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है। एंड द लास्ट वन, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श बनाना। अगर वो देखने में असक्षम है तो स्पर्श के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए बी डी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, अच्छा एक मिनट, सॉरी ए सी डी सही होगा। ठीक है ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, अवसर सही होगा, ए सही होगा, ए बी नहीं सही होगा, कार्यपत्रक नहीं सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए 76 नंबर, सामाजिक विज्ञान शिक्षण क्षेत्र में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार करें। यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो कैसी होती है उस पर हमें विचार करना है। पहला, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। सही बात है, ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बनाती है। ये भी सही है, खोजी बनाती है। पूर्ण रूप से शिक्षण केंद्रित, नहीं नहीं नहीं, शिक्षण केंद्रित नहीं है, ये बाल केंद्रित है। यह स्वनिर्मित निर्देशित क्रियाकलापों को अधिगम से जोड़ती है, मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। ए बी डी इज द राइट आंसर, यानी कि थर्ड नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को पढ़िए, उत्तर लीजिए। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? अन्वेषण मतलब होता है खोज। तो इसमें अगर शिक्षिका चाहती है तो बच्चों में क्या देखना पसंद करेगी, इस बात को समझिएगा। देखिए, लिख रहा है कि बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक रहें। बिल्कुल रहें, तभी तो बच्चे इंटरेस्टिंग रहेंगे, तभी तो ज्ञान लेंगे। स्रोत के आधार पर कल्पना करना, बिल्कुल सही बात है। समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव करने की कोशिश करना, बिल्कुल सही बात है। विवादास्पद उच्चतर शिक्षा के इस पर चर्चा, नहीं नहीं, ये नहीं, स्थगन फस्तगन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला ठीक है, क्योंकि हमें समाज खोज करने के लिए होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, साथ ही साथ अगर कोई मुद्दा छिड़ जाता है तो उसको हमेशा प्रयास करना चाहिए कैसे सॉल्व होगा। 78 नंबर, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित से कौन सहायक हो सकता है? यानी कि पाठ्यक्रम को हम चाहते हैं कि समावेशी का तात्पर्य यह है कि
सब के सब, जैसे दृष्टिबाधित बच्चे, विकलांग बच्चे, महिला पुरुष, सब के सब एक साथ पढ़ें तो इसके लिए क्या सहायक होगा? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना हो सकता है। तो भाई देखिए, हम लोग महिला पुरुष में भेदभाव ना करें, ऐसा हो सकता है। कक्षा में एक रूप निर्देश, नहीं नहीं, गलत बात है। कक्षा में एक जैसे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि लड़कों के लिए पढ़ाई है लड़कियों के लिए। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, बिल्कुल सही बात है। एक परीक्षा पत्र नहीं, ये भी गलत है। तो ए एन सी, ऑप्शन नंबर ए एन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर ले जाइए। ठीक है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? विवेचनात्मक मतलब विश्लेषण कर लीजिए, आप अपनी चीजों को अपने शब्दों में बता पाइए, ऐसा क्यों जरूरी है होने के लिए, ऐसा हमको होना ही चाहिए, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा आप बात को समझिएगा। इसमें आप ऑप्शन देखिए, लिखा है ऑप्शन, इसमें देखिएगा थर्ड नंबर, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, इसलिए विवेचनात्मक होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि नेता खराब है, सही है, तो हम अपने अनुभव के अनुसार कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। 80, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने का वाले उदाहरण को चयन करें। विविधता मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो बताता है कि हर तरह की भाषाएं अलग अलग है, क्रिकेट अलग है, संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग अलग है। देखिए लिख रहा है कि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला, निर्मला को नहीं, ये तो जेंडर बायस है। एलन गरीब परिवार का है, साइमन नहीं, ये भी नहीं है। रघु फुटबॉल टीम, ये भी नहीं। लास्ट वन, परितोष बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलते हैं। यानी कि दोनों के दोनों लोग, एक को हिंदी आती है, एक को बंगला आती है, लेकिन दोनों को दोनों भारत देश में रहते हैं। दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी। यानी कि अलग अलग क्वालिटी के लोग, अलग अलग चीज़ों को समझने वाले लोग जब सेम सोसाइटी में रहते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। 81, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए जीरो बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग लिसाव गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से शिक्षार्थियों को आप भ्रमण कराएं? देखिए इसमें एक नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीरो और बोमडिला और नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। 81, देखिए आगे हम, ओहो एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। 81 तक हो गया था। 82, सामाजिक विज्ञान की सामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में से सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसे छोड़ के। जब ऐसा लिखे नहीं है केवल इसे छोड़ के, तो आप गलत बात ढूंढिए। पहला, अनुभवों को खोजने के लिए, बिल्कुल सही है। बेहतर बन सके, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को दिए गए वस्तुओं पर प्रश्न बनाने की, नहीं प्रश्न थोड़ी बनाना है, प्रश्न नहीं बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। इसमें देखिए अवसर देना भी सही होगा। तो क्या छोड़ करके हम प्रोत्साहित कर सकते हैं? थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, इसको हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें जो ऑप्शंस हैं, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये नहीं कहा गया है कि महिला अलग है या पुरुष अलग है? पहला, सिर्फ लड़कों, सिर्फ लगाने का मतलब है लड़कों को बढ़ावा दे रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सिर्फ लड़कियां, ये भी नहीं होगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। अब बात को समझिएगा, कह रहा कि रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, सिर्फ लड़कों वाला उदाहरण है, सिर्फ लड़कियों वाला उदाहरण है। अनुशासन बनाने के लिए लड़कों लड़कियों को अलग कर देना भी उदाहरण है, लेकिन इसमें उदाहरण नहीं है। वो कह रहा है कि कक्षा में दबदबा बनाने के लिए लड़के होते हैं या नहीं होते, लेकिन लड़कियों को भी अवसर देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे, कक्षा सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। कैसे होगा भैया? अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का
स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन त्रिकोणी को प्रमुखता देना। अब बात को समझिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को हमें इफेक्टिव बनाना है, हम क्या करें? अतीत के सभी प्रथाओं को बनाए रखें? नहीं, प्रथाओं को बनाए रखना जरूरी नहीं है। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट वन, स्रोतों का ट्राईएंगुलेशन, यानी कि बी एंड डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। 85, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी कि न्याय के प्रति सब लोग टॉलरेंस हो, संवेदनशील हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें विकल्प दिया गया, चले पहले हम ऑप्शन को ही चूज कर लेते हैं कौन सही होगा, फिर हम नीचे विकल्प को देख लेंगे। पहला नंबर लिखा है, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। देखिए, आप चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, ठीक है। अगर आप सामाजिक न्याय चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो घटना चल रही है उस पर आप चर्चा करें। भारतीय सामाजिक परिवेश में ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर समीकरण के रूप में देखना, ये भी सही है। थर्ड नंबर, सामाजिक न्याय पर आधारित, ये भी सही है। कक्षा में दोषी को नहीं दंड देने वाली बात नहीं होती, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो जहां पे आपका ए, बी, सी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा 2nd नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है। 86, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, यानी कि इतिहास का जो साइकोलॉजी है वो क्या प्रयास करती है? इतिहास का निर्माण स्रोतों के आधार पर होता है, सही बात है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें, ये भी सही है। इतिहास व्याख्यान नहीं देना है आपको, व्याख्यान नहीं देना है। एंड द लास्ट वन, इतिहास घटनाओं को केवल एक काल के विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें, बिल्कुल सही बात है। यानी कि पूरा पाषाण काल देखना है तो पूरा पाषाण काल देखिए, मध्य देखना है मध्य, आधुनिक देखना है आधुनिक। तो ए, बी, सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। अरे यार, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फोन है, हाँ अब ठीक है। 87, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार। देखिए, प्रदूषण रहित हवा का सर, मैंने आपको बताया था कि जब अनुच्छेद 21 में हम लोग पढ़ते हैं प्राण एवं दैहिक अधिकार, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हर व्यक्ति को शुद्ध वायु मिलनी चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, और उसको शुद्ध जमीन जगह मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, लत्ता मिलना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन जी सके। तो जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, तो मैंने आपको जब डाइवर्सिटी बताया था तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि भारत, हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हमारा भारत देश एक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था। लोकसभा की बात करें, कह रहा है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं। मैंने बताया था कि लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, जिसमें से अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको समझाया था कि लोकसभा में जितनी सीटें होती हैं इनमें भी जो चुनाव होता है वो लगभग 543 वोटों का चुनाव होता है, या 543 वोटों पर मतदान होता है। दो जो व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या राष्ट्रपति उनको चुनते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इतना आराम से हल्का क्वेश्चन छुआ दिया। 2006 में नेपाल में सरकार का राजतंत्र में बदलकर हो गया, ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 1990 में जनता ने क्या किया, आंदोलन किया और राजतंत्र को समाप्त किया। बाद में वहां का एक राजा था जिसने सेना को भड़का करके फिर लोकतंत्र की स्थापना किया था। लेकिन बाद में एक राजा था जो सेना को भड़का के फिर राजतंत्र लाया और लोगों पर अत्याचार करने लगा, जिससे प्रभावित होकर 2006 में जनता ने उसको लात मार के हटा दिया और लोकतंत्र की स्थापना किया। तो 2006 में किसकी स्थापना होती है? लोकतंत्र की। एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, आज की वीडियो में भी मानते हैं कि कूट का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो गारंटी मेरी है, मेरा विश्वास है, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज का ये 2019 का पेपर हमारा सोल्यूशन समाप्त होता है। अब तक हम लोगों ने 2 पेपर 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात
कम से कम अपने 2-3 दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण हो और हमारा भी हो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।